डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए आज हम टेंथ क्लास चैप्टर 5 इतिहास का मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बुक में जितने भी कंसेप्ट है आज हम उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मुद्रण क्या है। देखिए मुद्रण किसे कहा जाता है और मुद्रण है क्या। सबसे पहले हमें टॉपिक को ही एक्सप्लेन करना होगा कि मुद्रण संस्कृति तो मुद्रण क्या है, इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए छापने की कला होती है। मुद्रण का क्या मतलब होता है? छापने की कला को क्या कहा जाता है? मुद्रण कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? जैसे किताबें, पत्र पत्रिकाएँ आ गई हैं और तस्वीरें आ गई, अखबार आ गए, ये सारी चीज़ें होती है जिनमें सरकारी सूचनाएं, हमारे कैलेंडर, डायरी, विज्ञापन वगैरह जो भी दिए जाते हैं, जिनको छपाई करके उनको निकाला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुद्रण कहते हैं। और आधुनिक दुनिया में मुद्रण का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी लोगों को बदलने में और बहुत बड़े लोगों को सिखाने में क्या करती है? महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये तो था मुद्रण। अब हम देखते हैं कि मुद्रण का इतिहास क्या है। देखिए मुद्रण ऐसा तो है नहीं कि आज ही प्रकट हो गई और आज ही लोगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया। मुद्रण का इतिहास बहुत पुराना है। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन में आई थी। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, फिर जापान, फिर कोरिया में विकसित हुई और 594 ईस्वी में चीन में स्याही से लगे काठ के जो ब्लॉक बनाए गए तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापे जाने लगी और धीरे धीरे चीन में इस तरह इस तकनीकी का क्या हुआ? विकास हुआ। उसके बाद फिर ये जापान में ये तकनीकी हुई। तो जापान में क्या था? देखिए चीनी बौद्ध प्रचारक, चीन के जो बौद्ध प्रचारक थे 768 से 770 ईस्वी तक अपने आसपास छपाई का जो तकनीकी को लेकर जापान से आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक थी डायमंड सूत्र। ये बहुत आता है कि जापान की पहली पुस्तक कौन सी थी? डायमंड सूत्र थी। फिर यूरोप में मुद्रण का धीरे धीरे आना हुआ। यूरोप में मुद्रण का पहुंचना कैसे हुआ? देखिए यूरोप में मुद्रण का आगमन इटली का एक यात्री था जिसको मार्को पोलो नाम से जाना जाता है। और मार्को पोलो क्या था? चीन में आया और चीन में रहने के काफ़ी समय तक, लंबे समय तक वो चीन में कई साल तक जीवन व्यतीत किया और वहाँ पर उसने मुद्रण को सीखा। और 1295 ईस्वी में वो इटली लौटा और जब वहाँ लौट कर पहले एक वहाँ पे उसने क्या किया? इटली के में इसको मुद्रण को विकसित किया और उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में ये फैलती चली गई। मुद्रण से संबंधित बात करते हैं वेलम पर। देखिए चरम पत्र यानी कि चमड़े का पत्र होता है, जानवरों की खाल से या बनाया जाता है, उस पर जब लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेलम कहते हैं। ये प्रश्न 1 नंबर में आता है। वेलम क्या होता है? तो 1 नंबर में तो क्या होता है? चर्म पत्र होता है, यानी कि लिखने के लिए उसको बना लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए मुद्रण के क्षेत्र में गुटेनबर्ग बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत अच्छे तरीके से उनको याद किया जाता है इस माह में। तो इनका पूरा नाम था योहान गुटेनबर्ग, जो जर्मनी के रहने वाले थे, नागरिक थे। रोमन वर्णमाला के जो 26 अक्षर है वो उन्होंने टाइप किए, उन्होंने उनको विकसित किया। अक्षरों की छपाई करने का यंत्र उन्होंने बनाया और ये उन्होंने 1448 में इस काम को पूरा कर लिया था। और जो प्रिंटिंग प्रेस के नाम से क्या किया? उनको जाना जाता है। इसीलिए गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ही उनको क्या दे दिया? नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं कि देखिए यूरोप में जो छापे खाने विकसित हुए उनमें देखिए 1450 से लेकर 1550 ईस्वी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर बड़े बड़े देशों में, शहरों में छापे खाने लग चुके थे। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाज़ारों में 2 करोड़ मुद्रित किताबें बाज़ार में आ गई थी।
तो इस तरह धीरे धीरे मुद्रण का आविष्कार होता गया। मुद्रण से फिर भारतीय या दुनिया का समाज बदलता है, एक नया पाठक वर्ग इनको मिल जाता है। यूरोप में पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ने लगा, लोग ज़्यादा किताबें पढ़ने लगे, कीमतों में उनमें कमी आ गई, और जो सामान्य लोग, जनसाधारण लोग थे, वो क्या बन गया, बहुत बड़ा इनके किताबों का पढ़ने वाला वर्ग बन गया। उसको हम क्या कहा, पाठक वर्ग। पढ़ने का जुनून लोगों में पैदा हुआ। तो लोगों में जुनून कैसे पैदा हुआ, यानी कि पूरी की पूरी 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता दर बढ़ गई, क्योंकि लोगों को पढ़ने के लिए मुद्रण ने क्या किया, प्रेरित किया। लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हुआ और वो क्या करने लगे, पढ़ाई करने लग गए। अब यहीं पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि पुस्तकों का प्रभाव यूरोप में जो विचारक थे ये मानते थे कि जो पुस्तक आएंगी तो उससे ज्ञान का उदय होगा, लोगों में ज्ञान आएगा, और जब लोगों में ज्ञान आएगा तो निरंकुश तानाशाह जो शासक है उसको हटाने में मदद मिलेगी। ये प्रकाशन का ही सवाल था कि तानाशाह को ख़त्म किया, ज्ञान को विकसित किया, लोगों को पढ़ने के योग्य बनाया। तो यहाँ पे हम ये भी समझ लें निरंकुशता क्या होती है। देखिए, राजकाज कि ये ऐसी व्यवस्था को निरंकुशता कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति ही संपूर्ण शक्तियों को लेकर बैठा रहता है और वही कानून अपने आप ही बनाता है, किसी की बात नहीं मानता है, और वही अपने आप में क्या होता है, संवैधानिक तरीके से काम नहीं करता, अपनी मन मर्जी से काम किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, निरंकुश शासक कहते हैं। अब देखिए, मुद्रण की बात हो और मार्टिन लूथर के बारे में थोड़ा ना पढ़ा जाए ना सोचा जाए तो अच्छा नहीं रहता। देखिए, ये मार्टिन लूथर अमेरिका का रहने वाला है, श्वेत व्यक्ति वहाँ पे हैं। और यूरोप में क्या होता था कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसमें बहुत सारी बुराइयाँ थी। कुर्तियों की मुद्रण कला के माध्यम से आलोचना की गई। मार्टिन लूथर ने जब ये छपाई आ गई तो उससे उसकी आलोचना शुरू कर दी। तो ये मुद्रण जो है ये ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ऐसा मार्टिन लूथर ने ही कहा था। क्योंकि मार्टिन लूथर ये जानते थे कि किस तरीके से जो गिरजाघरों में जो पादरी है वो क्या करते हैं, भेदभाव को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये भी समझ लें कि प्लाटेन क्या है। देखिए, लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है। जब लेटर बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लाटेन एक बोर्ड होता है, उस जिसे कागज़ के पीछे दबाकर क्या किया जाता है, टाइप किया जाता है, उसको छापा जाता है। पहले ये बोर्ड काठ का होता था, बाद में धीरे धीरे इसको क्या कर दिया, इस्पात का बना दिया। ये 1 नंबर के प्रश्नों में बच्चों से क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस पे भी हमें क्या है, नज़र डालना जरूरी है। अब हम बात ये करते हैं कि मुद्रण और जो रोम के चर्च है उन पर क्या हुआ। देखिए, रोमन जो चर्च थे मुद्रण के खिलाफ था, बिल्कुल उनका विरोध करते थे मुद्रण का। उसने प्रकाशकों और पुस्तक जो बेचने वाले थे उन पर तरह तरह की पाबंदी लगा दी। 1558 ईस्वी में प्रतिबंधित किताबों की सूची निकाल दी कि इन किताबों को ना पढ़ा जाए, इन किताबों को नहीं। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक आडंबर था उनका। खुलकर क्या करते थे, इन किताबों में मुद्रण में विरोध किया जाता था, तो इसलिए रोमन चर्च ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए। इरेसम्स क्या है, देखिए, लातीन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधार थे, ये व्यक्ति थे, सुधारक थे। किताबों की अधिक संख्या को हानिकारक मानते थे और सलाह देते थे कि इनसे बचना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है कि ये इनसे किताबों को ना पढ़ने के लोगों को क्या करते थे, सलाह देते थे। और वैसे कैथोलिक धर्म के सुधारक थे। अब मुद्रण है तो हमें पांडुलिपि भी समझना पड़ेगा कि देखिए पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि क्या होती है, हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। इन्हें ताड़ के पत्तों पर हाथ से बने कागज़ पर नकल करके उसमें बनाया जाता था, उस पर लिखा जाता था। ये ज़्यादा सुरक्षित नहीं होती थी, बड़ी नाजुक होती थी, थोड़े से तोड़ने से घुमाने से ये पट जाती थी। और हाथ से लिखी हुई कई व्यक्तियों को समझ में भी नहीं आती थी दूसरे व्यक्ति की राइटिंग, तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता था। लेकिन इसको हम हाथ से लिपी हुई लिखित किताबें कहते हैं। भारत में छपाई का आगमन जैसे कैसे हुआ, जैसे देखिए, जैसे ही भारत में पुर्तगाली आए, गोवा में
पुर्तगाली धर्म प्रचारक के रूप में प्रचार करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगाई और सबसे पहले उन्होंने 16वीं सदी में गोवा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लगाई और उसके माध्यम से अपने धर्म का प्रचार करते थे। उसका फिर भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। प्रिंटिंग प्रेस का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ा और प्रिंटिंग प्रेस से भारत और अंग्रेजों में भी एक एक्ट बना था, इसी को लेकर उसका भी बहुत जोर शोर के विरोध हुआ था। बंगाल गजट देखिए, जेम्स ऑगस्टस हिक्सी ने वर्ष 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो ये हुआ, मुद्रण से भारत के राष्ट्रवाद का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि राष्ट्रवादी साहित्य मुद्रण के माध्यम से प्रकाशित किया गया। ये साहित्य का मूल्य बाज़ारों में जल्दी से जल्दी लोगों को ये उपलब्ध हो गया। लोगों ने पढ़ के राष्ट्रवाद की भावना अपने अंदर विकसित की। एक क्रांतिकारी के बाद दूसरे क्रांतिकारी तक इस मुद्रण के सहायता से बड़ी आसानी से क्या कर दी जाती थी, लोगों तक भेज दी जाती थी। और इसी मुद्रण का ये रहा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। देखिए, भारत की औपनिवेशिक जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, देसी साहित्य पर नकल कसना चाहती थी, उसको ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि वो क्रांतिकारियों को कमज़ोर करना चाहती थी, राष्ट्रीय भावना को तोड़ना चाहती थी, कमज़ोर करना चाहती थी। इसलिए 1878 ईस्वी में उन्हें ये कानून बना दिया कि जो भारत का देशी साहित्य है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, वो साहित्य भारत में नहीं छपेगा। इस तरह का विरोध क्या हुआ, भारतीय इसमें हुआ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसी की वजह से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। ये भारतीयों के लिए क्या था, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक था और भारतीयों की जो राष्ट्रवादी भावना थी उसको क्या करना चाहते थे, उसको रोकना चाहते थे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, बाकी चैप्टर सेकंड पार्ट में करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि गुटेनबर्ग प्रेस है, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कई बार संक्षिप्त में नोट लिखना आ जाता है। गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था। बचपन से ही वो तेल और जैतून पेरने की मशीन देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पालिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और आखिर में उसने शीशे को इच्छा के अनुसार आकृति में गढ़ने का दक्षता हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करते करते वो एक आविष्कार कर बैठा। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल और आदर्श बन गया। उसके सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया। गुटेनबर्ग ने 1448 में अपना एक ऐसा यंत्र बना लिया जिससे उसने पहली बाइबल छाप डाली। लगभग 180 प्रतियां बनाने से उसे 3 वर्ष लग गए, जो उस समय में बहुत ही तेज गति से माना जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए, उनकी खोज की, उन्हें इधर उधर मूव करने यानी कि घुमाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेट करने का तरीका विकसित किया। इसीलिए उसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 वर्षों तक छपाई की बुनियादी तकनीकी बनी रही। प्रत्येक छपाई के लिए तख्ती पर विशेष आकार उकेरने की पुरानी तकनीकी की अपेक्षा अब किताबों का इस तरह छापना बहुत तेजी से बढ़ गया। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने एक साइड छपाई होती थी, उस समय उनको छाप सकता था। तो इस तरह छपाई का क्या हुआ, विकास हुआ। इसी में आज के इसमें वीडियो में हम एक चीज़ को और परिभाषित करते हैं कि छपी हुई जो किताबें थी उनको लेकर इरेशम्स के विचार क्या थे। देखिए, इरेशम्स लातिन के विद्वान थे और कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कैथोलिक धर्म की बुराइयों की आलोचना की, लेकिन छपी किताबों को लेकर उनके विचार मार्टिन लूथर के विचारों से अलग थे। उनके विचार के अनुसार किताबें भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। इसका ज़्यादातर हिस्सा विद्वता के लिए हानिकारक है। पुस्तकें एक बेकार ढेर है क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक होती है, इससे बचना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में गुटेनबर्ग और इरेशमस और मार्टिन लूथर इन तीनों के विचारों को जानना जरूरी है। देखिए, इरेशमस
एक समाज सुधारक है, कैथोलिक समाज के सुधारक है, लेकिन ये साहित्य पढ़ने पर क्या कहते हैं, बिन बिनाती हुई मक्खियों की परिभाषा किताबों को देते हैं। कहीं ना कहीं इनमें किसी तरीके से साहित्य के प्रति लगाव नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कैसे आया और 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति कहाँ रही। अभी तक हमने यूरोप, चीन, जापान के बारे में पढ़ा, किस तरह विकसित हुई। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि भारत में मुद्रण संस्कृति का विकास कैसे हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।